Good morning, students. Today we will discuss about class 11th topic function related with exercise 1.2.3 exercise 2.3. तो 2.1 कर चुके हम 2.2 कर चुके उसमें था रिलेशन. अब किसकी बारी है? फंक्शन. फंक्शन भी क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है. एक रिलेशन का स्पेशल टाइप होता है. ठीक है. तो फंक्शन एज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन. क्या होता है रिलेशन? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं. लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. तो इसमें a और b होता था, तो रिलेशन किसका सबसेट होता था? a क्रॉस b का. इसमें किसका सबसेट होगा? x क्रॉस y का. अगर x से y है तो x से y है तो x क्रॉस y का, x से x है तो x क्रॉस x का. A subset of x cross y is called a function from x to y if and only if है for each x belongs to x. मतलब इस x में जितने भी एलिमेंट है, इस x में जितने भी एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट. किसका सिंबल है? देयर एग्जिस्ट. मतलब कम से कम एक. ए यूनिक मतलब केवल एक ही. y बिलोंग्स टू y, इसका कोई एलिमेंट सच दैट x और y किससे बिलोंग करे? फंक्शन से. डिनोटेड बाय जैसे r को ऐसे डिनोट r a से b. ये अगर f है मतलब फंक्शन कहां से कहां तक? x से y. ठीक है भाई. और इट इज ए रूल व्हिच एसोसिएट्स, ऐसे कह सकते हैं ऐसे भी एक ये रूल है जो x के हर एलिमेंट को y के हर एलिमेंट के y के हर यूनिक एलिमेंट के साथ क्या करता है? इसको एसोसिएट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल x ले लिया मैंने p q r s, y ले लिया a b c d e. ठीक है. मैंने x को p को कर दिया a के साथ, q को कर दिया b के साथ. तो मुझे दो चीज देखनी है. कौन कौन सी? सबसे इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि इस साइड का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए. फॉर ईच x बिलोंग्स टू x. हर x के लिए, जैसे p भी है x का एलिमेंट, q भी है, r भी है, हर एलिमेंट के लिए एक y होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कि y होना चाहिए. जैसे y में कोई एलिमेंट, तो p किसके साथ अटैच है? a के साथ. q किसके साथ अटैच है? b के साथ. r किसके साथ अटैच है? c के साथ. और s किसके साथ अटैच है? d के साथ. अब आपको उसी साइड का बच गया. इस साइड का चाहे बचने दो, इस साइड का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए. हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए. हो गया भाई? ठीक है. विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y, विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y मतलब एक एलिमेंट है ना इसके आगे, ये p a के साथ अटैच होगा, p और किसी के साथ अटैच नहीं हो सकता. मतलब यूनिक होना चाहिए एक ही. ठीक है. तो ये क्या होगा? हमारा फंक्शन. अब इसको अच्छे समझते हैं. फंक्शन में ये बात ध्यान देने की होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x मस्ट हैव इमेज इन y. x का हर एलिमेंट y में क्या होना चाहिए? इमेज. अब आया इमेज और प्री इमेज. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं यहां से ऐसे जाता हूं, यहां से यहां पे, यहां से और यहां पे जाता हूं, तो p किसके साथ अटैच है? a के साथ. p किसके साथ अटैच है? a के साथ. तो मैं बोलूंगा p की इमेज a है. क्या बोलूंगा मैं? p की इमेज क्या है? a. और लिखूंगा कैसे? ऐसे f ऑफ p इज इक्वल टू a. p की इमेज, क्योंकि f है, अगर यहाँ पे कहां गया? यहाँ अगर g होता g p लिखता, a होता तो a p, b होता b p. तो p की इमेज a है, q की इमेज क्या है? b. अगर मैं यहां से और यहां जाऊं, इसको बोलते हैं हम डोमेन. x को क्या बोलते हैं? पहले वाले को हमेशा डोमेन. देखो उसमें अलग था, रिलेशन इसमें अलग है. और पीछे वाला क्या बोलते हैं? कोडोमेन. पीछे वाला क्या बोलते हैं भाई? कोडोमेन. पहले वाला होता है डोमेन, पीछे वाला क्या होता है? कोडोमेन. समझ गए भाई? पहले वाला क्या होता है? डोमेन, और पीछे वाला क्या होता है? कोडोमेन. डोमेन से मैं कोडोमेन की तरफ जा रहा हूं, p से a. तो p की इमेज क्या है? इमेज. यहां से डोमेन से कोडोमेन की तरफ गया तो p किसके साथ अटैच है? a के साथ. तो मैं बोलूंगा p की इमेज a है, q की इमेज b है. ऐसे f ऑफ q इज इक्वल टू b, f ऑफ r इज इक्वल टू c, f ऑफ s इज इक्वल टू e. ऐसे कि p की इमेज a है, q की इमेज b है, r की इमेज c है, और ये क्या है? s की इमेज क्या है? e. तो इस साइड का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए. पहली बात तो ये देखनी है आपको. एक बात और क्या देखनी है फंक्शन में? नो एलिमेंट ऑफ x कैन हैव मोर देन वन इमेज. x का एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज नहीं ले सकता. जैसे मैंने मान लिया, जैसे ये है, और इसको मिटा देते हैं. ठीक है भाई. मान लिया q तो अटैच होगा d के साथ, और p a के साथ भी अटैच है, और p b के साथ भी अटैच है. तो ये अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि p की इमेज a भी है, f ऑफ p a भी है, और f ऑफ p b भी है भाई. एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती. एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती. हाँ, मतलब एक की दो नहीं हो सकती, दो का एक हो सकता है. हर एलिमेंट की यूनिक. मैंने कहा p की इमेज a है तो p की इमेज और कुछ नहीं होनी चाहिए. p की इमेज a है तो p की इमेज क्या है?
बी भी है, तो इस हालत में फंक्शन नहीं होगा। पहली बात तो इस साइड के सारे एलिमेंट अटैच होने चाहिए, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। टू और मोर एलिमेंट्स कैन हैव द सेम इमेज, ये सही है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की क्या हो सकती है, सेम इमेज हो सकती है। जैसे हाँ ये है, इसमें p की इमेज भी ए है, p की इमेज क्या है भाई, a, फंक्शन ऑफ इमेज ऑफ p इक्वल टू a, इमेज ऑफ q इक्वल टू a। अब आप कहोगे जी आपने कहा था कि, मैंने कहा था कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है, दो एलिमेंट की एक इमेज, मैं कहा p की इमेज a है तो और कोई नहीं होनी चाहिए, p की इमेज और कोई देखो है क्या, नहीं है। मैं कह रहा हूँ q की इमेज a है और कोई देखो है क्या, नहीं है। तो मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए और इस साइड के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। यहां से यहां जाते हैं तो बोलते हैं इमेज, उल्टा जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे मैं कहूं p की इमेज a है तो a की क्या p है, मतलब उल्टा जाते हैं तो बोलते हैं हम प्री इमेज, उल्टा जाते क्या बोलते हैं, प्री इमेज। मैं कहूं p की इमेज a है तो उल्टा जाऊंगा तो a की प्री इमेज क्या है, p है। q की इमेज a है तो a की प्री इमेज क्या है, q है। r की इमेज c है तो c की प्री इमेज क्या है, r है। समझ गए, पहले वाले को बोलते हैं डोमेन, पीछे वाले को बोलते हैं कोडोमेन। एक आता है अपने पास रेंज का कंसेप्ट, क्या आता है, एक रेंज का कंसेप्ट। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे हम फंक्शन, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, फिर हम देखते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, करते हैं अभी। जैसे हमने लिखा हमने ले लिया x ले लिया पी क्यू आर एस, दो नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए भाई, और y ले लिया हमने भाई a b c d e, ठीक है। और मैंने ऐसे एसोसिएट कर दें इनको, ये x है मेरा, ये डोमेन, ये है मेरा कोडोमेन, जिसको बोलते हैं कोडोमेन। पीछे वाले को आगे वाले क्या बोलते हैं, फंक्शन कहां से कहां तक है, x से y है, फंक्शन x से y है। आप इसको ऐसे लिखते हैं x y, x के एलिमेंट लिख दो, यहाँ पे डैश डॉट, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे r और यहाँ पे s, यहाँ डॉट a b c d और e, ठीक है। अब आप बताने फंक्शन है या नहीं है। s को इन्होंने कर दिया d के साथ, p को कर दिया इन्होंने d के साथ, ठीक है, ध्यान से देखना, q को कर दिया a के साथ, r को कर दिया किसके साथ, b के साथ। अब आप मेरे को ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं, ये बिल्कुल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या देखते हैं, इस साइड का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सारे हैं कनेक्ट, ठीक है। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट की लिखना है यहाँ पे एफ ऑफ पी, पी किसका अटैच है, डी, फंक्शन इमेज ऑफ पी, इमेज ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या है, ए, इमेज ऑफ आर ये क्या है, बी, और इमेज ऑफ एस ये क्या है, डी। ध्यान से देखो, P की इमेज D है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, P की इमेज है D, तो P की और कोई इमेज नहीं होनी चाहिए, P की और कोई इमेज है, Q की इमेज है A, Q की इमेज क्या है, A, Q की और कोई इमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं है। R की इमेज है B और कोई नहीं होनी चाहिए, S की इमेज है D और कोई नहीं होनी चाहिए। अब कहूँ जी S की और P की इमेज सेम है, भाई रहने दो, मैं कह रहा हूँ कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, P है, इसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए, क्या है, S है, इसकी दो इमेज नहीं हो, S की इमेज D है, तो ये क्या है, फंक्शन है। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए हर एलिमेंट की, और इस साइड का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, चाहे इस साइड का बचे, इस साइड का चाहे एलिमेंट बचे, कोई दिक्कत नहीं, तो भी क्या है, ये फंक्शन है। क्या है भाई, ये फंक्शन हो गया भाई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताने फंक्शन है या नहीं है। यहाँ पे लिख दिया P, यहाँ पे लिख दिया Q, यहाँ पे लिख दिया R, क्या है ये, ठीक है भाई, और यहाँ पे Y लिख देते हैं, जो होगा A B C D और E, ठीक है। अपनी मर्जी से मिला दो किसी को भी, मान लो मैंने P को मिला दिया D से और P को मिला दिया A से, P की इमेज A भी है और P की इमेज D भी है, Q को इसे मिला दिया, R को मिला दिया C से और S को मिला दिया E से। अब आप बताओ फंक्शन है या नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंस f ऑफ p, p की इमेज क्या है, a है, और f ऑफ p इज इक्वल टू d है, ये तो गलत बात है। मैं कह रहा हूं कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती,
पी की इमेज ए भी है और पी की इमेज डी भी है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। दो चीज देखनी है, पहली बात तो इस साइड कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, नहीं बच रहा, पहली कंडीशन होगी सेटिस्फाई। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अभी पी ऐसा एलिमेंट है जिसकी ए भी इमेज है और पी की इमेज की क्या है, डी भी है, हो गया, तो ये फंक्शन है नहीं है। और देखना भाई, जैसे ये ले लेते हैं भाई, ये कैसे लेते हैं, कोई भी ले सकते हो आप, एलिमेंट इस साइड लिखना है, डॉट इस साइड, पी क्यू आर और एक्स हो गया, डॉट इस साइड हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है। मान लेते हैं पी को ए के साथ कर देते हैं, इसको बी के साथ और इसको सी के साथ, हो गया भाई। अब देखो, अभी तो फंक्शन है नहीं है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि क्यू एलिमेंट की कोई भी इमेज नहीं है। हमने बताया था कि फंक्शन में डोमेन की हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। पी की इमेज ए है, आर की इमेज बी है, एस की इमेज सी है, पर क्यू की इमेज कुछ भी नहीं है, तो ये क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या नहीं है, फंक्शन है। हो गया भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डोमेन और कोडोमेन के ऊपर बात कर लेते हैं। एक बार समझा दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन एंड रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डोमेन कोडोमेन, बच्चों को सस्पेंस रहता है कि क्या होता है डोमेन, क्या होता है कोडोमेन, क्या होता है रेंज, ठीक है। लेट फंक्शन मान लिया x टू y, x से y है, देन फर्स्ट कंपोनेंट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। पूरा जो x है पहला, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन f। then y is called codomain of function f। तो मुझे रेंज किसको बोलेंगे फिर, भाई सही बात है, रेंज किसको बोलेंगे। तो मान लेते कोई एग्जांपल, मान लो x मान लिया हमने क्या 1 2 3 मान लिया, ठीक है, और y मान लिया हमने 4 और 5 और 6 और 7 मान लिया, ठीक है। और ऐसे डिफाइन है फंक्शन x से y, तो बताएगा फंक्शन x से y है, y से x है, पहले कौन लिखना है, पहले x लिखना है क्योंकि x से y है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 और 7। मान लो एक को अटैच कर दिया 4 के साथ, 2 को अटैच कर दिया 5 के साथ, 3 को अटैच कर दिया 7 के साथ। अब बताओ, पहली बात तो फंक्शन होगा तभी ये डोमेन और कोडोमेन होंगे, ये तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो देखो एक की इमेज कितनी है 4, एक की इमेज कितनी है भाई 4, ऐसे लिखेंगे इस फंक्शन को f(1) = 4, f(2) = 5 और f(3) = 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन लिखते थे ना, एक का रिलेशन मतलब एक का रिलेशन के साथ है 4, 1 4 2 5 3 और 7, इसको ऐसे कर देंगे, ये फंक्शन हो गया। पहला एलिमेंट तो हमेशा किसका होता है, डोमेन का, और पीछे वाला एलिमेंट किसका होता है, हमने पढ़ा था रिलेशन में रेंज का। अब रेंज कंसेप्ट आया, देखो तो पीछे वाला कंप्लीट है, वो तो है कोडोमेन, तो वाई तो है कोडोमेन, क्या है इसका कोडोमेन, पीछे वाला कंप्लीट कोडोमेन तो आ गया सारा, कौन सा 4 5 6 और 7। और जो कनेक्ट है कोडोमेन के, जो कनेक्ट है, तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या आ जाएगा, जो कनेक्ट हो रहे हैं 4 5 और 7। तो रेंज है ना भाई, सारे कनेक्ट होते, रेंज भी बराबर हो जाती है और कोडोमेन भी। रेंज या तो इसके इक्वल होगी कोडोमेन की, या कोडोमेन का सबसेट होगी, क्योंकि कोडोमेन बड़ा होता है या बराबर होता है, कभी भी रेंज बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि फुल होगी तो कोडोमेन भी बराबर होगा। तो जो कनेक्ट होते हैं कोडोमेन के एलिमेंट, उसको तो बोलते हैं हम रेंज, पीछे वालों में जो कनेक्ट होते हैं, और जो टोटल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। टोटल क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। तो ध्यान रखना, रेंज हमेशा रेंज सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, क्योंकि कोडोमेन बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी, जैसे इस केस में बड़ा है रेंज से। अगर मैं इसको ऐसे एक एलिमेंट यहाँ पे मान लो 5 होता, इसको 6 कर देता, यहाँ पे मान लो 5 है, तो मैं 6 के साथ कर देता, तो ये तो होगा डोमेन, यही कोडोमेन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या है, कनेक्ट है, तो इसको बोलते हैं कोडोमेन, डोमेन और रेंज। ठीक है भाई, एक बात और,
जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं, डोमेन के जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंड नहीं करते किसी पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि एक पे डिपेंड है, चार आए क्या क्या है, ये तो किसी पे डिपेंड है, वैल्यू देगा आपको, 2 ले लो वैल्यू, 3 ले लो, 4 ले लो, और वैल्यू इसके हिसाब से आ रही है। 1 दी तो 4 आया, 2 दी तो 5 आया, 5 आया 6, जो भी है। तो ये तो आगे वाले होते हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पीछे वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल। हो गया भाई। इसका फिर वही है, इसको कैसे कैसे दिखा सकते हैं हम फंक्शन को वही है फिर। एक तो होती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, एक होती है टेबुलर फॉर्म, एक है ये एरो डायग्राम है ना। एक होता है हमारे पास ग्राफ सीखेंगे हम कि ग्राफ कैसे, ग्राफ सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम ग्राफ्स के बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस चीज का क्या ग्राफ होता है। ठीक है भाई, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आगे 12th वाली क्लासेज के लिए, तो हम इसको एक बारी से अपने बच्चे जाएंगे। कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले है हमारा सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले लेते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो नाम आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन इफ f इज फ्रॉम ए टू बी, f फंक्शन हमारे कहां से कहां तक है, a से b, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन इफ a and b are, then function is said to be real valued if a and b are subset of real number। क्या कह रहा है ये, कोई फंक्शन है यहाँ पे a और b, ये जो a और b लिखो ना, ये रियल नंबर के सबसेट होने चाहिए। रियल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा सेट जो कहां से कहां तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रियल नंबर सब आ जाते हैं, रैशनल भी, इरेशनल भी, है ना, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर सब ये कंटेन करता है। तो ये जो ए और बी होते हैं ये सबसेट होने चाहिए किसके, रियल नंबर के। मतलब यहाँ पे आल्टा वगैरह नहीं, मतलब रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं। तो हर फंक्शन कैसा होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। क्या होता है भाई, रियल वैल्यूड, मतलब ये और ये, जैसे यहाँ पे रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी, ये क्यों रियल के सबसेट है, रियल सबसे बड़ा है। यहाँ पे रैशनल भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी कुछ आ सकता है भाई। तो जो f फ्रॉम a टू b हो, तो ये भी रियल का सबसेट हो, ये भी रियल या रियल ही हो, रियल हो या रियल के सबसेट हो, उसको क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब हमें जो रियल वैल्यू दे उसको क्या बोलते हैं, जो रियल वैल्यू दे उसको क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, माइनस, उसको क्या बोलते हैं, रियल। सब रियल होते हैं, +√3 -√3 ये रियल नहीं होते क्योंकि रूट के अंदर क्या है, माइनस। ये हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल। ये तो आता है संख्याओं में, f(x = 2 + 3 ऐसे। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इस टाइप का होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन ऑफ टाइप, इस टाइप का। देखो ये फंक्शन होते हैं ना, ax² + 2x + c, है ना, या bx लिख दो, या ऐसे लिख दो 2x² + 4, है ना, 5x + 4 ऐसे। तो जो भी पॉलिनोमियल होती है ना, वो क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल फंक्शन। जो x और y क्या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल पावर क्या हो, होल नंबर, मतलब वेरिएबल पावर नहीं तो पोल में होनी चाहिए, नहीं माइनस में होनी चाहिए, क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल। तो इन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस। ये किस में है, ये x में, इसको बोलेंगे fx या px या gx, इसको भी fx बोलेंगे ना। तो जो इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल फंक्शन। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, उस हिसाब से अपने क्या हो जाएगा भाई, डिग्री हो जाएगी। ये तो सिंपल, ठीक है। अब हम जो मेन हमारे है, जो आते रहते हैं हमारे पास एग्जाम में भी और आगे के क्लासेस के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। इसके 2-3 और कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। रैशनल फंक्शन क्या होता है भाई, रैशनल फंक्शन। देखो आपने रैशनल नंबर पढ़ा है ना, रैशनल नंबर, उसी तरह क्या होता है रैशनल फंक्शन। क्या होता है भाई, रैशनल फंक्शन। इसको हम qx से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं हम, qx से। इसको बोलते हैं px
px अपॉन qx कैसे कर दो, ठीक है। रैशनल फंक्शन वो होता है जैसे रैशनल नंबर है तो p अपॉन q टाइप का क्या होता है, p अपॉन q टाइप। उसी तरह ये भी क्या होता है, पर ये फंक्शन है तो ये भी ऊपर भी x में नीचे, बशर्ते इसमें एक शर्त है कि नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला जब भी जीरो हो जाएगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा भाई, 2 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जब हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 3 2x प्लस 3, ठीक है। बस अब x क्या नहीं होना चाहिए, -3/2, क्योंकि -3/2 पे ये चीज क्या बनेगी, नीचे वाली जीरो। तो ऊपर भी फंक्शन नीचे फंक्शन, तो अपॉन वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, रैशनल फंक्शन। जैसे हम अपॉन वाले नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, उसी तरह अपॉन वाले फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम, रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई, रैशनल, p अपॉन q टाइप में हो तो फंक्शन, आप ऊपर भी फंक्शन नीचे भी। नंबर ओड फंक्शन, नेक्स्ट क्या है भाई, ओड फंक्शन। ये ध्यान से देख लेना भाई, ये क्वेश्चन भी है ये, ओड फंक्शन और इवन फंक्शंस। ओड फंक्शन, a function f is said to be odd function if f of minus x is equal to minus of fx। इसका मतलब क्या है कि जब हम फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखे तो माइनस बाहर आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, ओड फंक्शन। फॉर एग्जांपल fx ले लिया sin x, fx क्या ले लिया हमने, sin x। अब x की जगह माइनस एक्स रखो, x की क्या रखो, माइनस एक्स। इसका मतलब है कि जहां जहां x है वहां माइनस रख दो, यहाँ माइनस रखो, sin माइनस एक्स। और sin माइनस थीटा में थर्ड चैप्टर में बता सकूं, माइनस बाहर आ जाता है साइन में, माइनस sin x माइनस, और sin x की जगह क्या आ जाएगा, fx माइनस fx। तो इसमें जब x की जगह मैंने माइनस रखा तो माइनस क्या आ गया मेरा, बाहर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ओड फंक्शन। और एग्जांपल देख लो, fx is equal to x क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 7, कैसे, x की जगह माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स रख दिया भाई, तो माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 3। तो माइनस एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। और ये एक्स क्यूब किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है भाई। तो ये क्या कैसा फंक्शन हो गया मेरा, ओड फंक्शन हो गया। और कर लेते हैं डिस्कस, जैसे fx is equal to sin x x square sin x, x square sin x पूरा। तो x की जगह क्या रखो आप, माइनस एक्स रख दिया भाई, जहां से x है वहां माइनस रख दो, sin x की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस sin x। इस सारे की वैल्यू क्या है, fx, तो बाहर क्या आ गया, माइनस। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, जिसमें माइनस कॉमन लेने के बाद या x की जगह जब माइनस एक्स रखूं तो माइनस सारा बाहर आ जाए, माइनस क्या आ जाए, सारा बाहर, मतलब जिसमें माइनस का फर्क पड़ता हो उसको क्या बोलते हैं हम, ओड फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ओड फंक्शन। और नेक्स्ट है अपने पास इवन फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, इवन फंक्शन। कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो न तो इवन होते हैं न ही ओड होते हैं, ठीक है। कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो न तो इवन होते हैं न ही ओड होते हैं, ठीक है भाई। जैसे पहले है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है 4th 5th। इवन फंक्शन क्या है, a function fx is said to be even function if f of minus x is equal to fx, मतलब उस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल fx ले लिया मैंने cos x, क्या ले लिया भाई, cos x हो गया। तो x की जगह माइनस एक्स रखो, cos पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ा था ये क्या होता है, cos x, f ऑफ माइनस एक्स। और cos x किसकी वैल्यू है, fx की। तो f जब माइनस लगाया, x की जगह माइनस x किया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और लिखते हैं fx इज इक्वल टू x की पावर 6, x की पावर 8, x की पावर रियल नंबर, जैसे f ऑफ माइनस x, तो माइनस x की पावर 6, इसको 6 बार मल्टीप्लाई करो तो ये x की पावर 6 ही आएगा, f ऑफ माइनस x। तो f ऑफ माइनस x हो जाएगा f x। तो ये कैसे फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि इस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ा। और ले लेते हैं fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो f ऑफ माइनस x, जहां जहां x है वहां माइनस रख दो। अब दो बार लिखेंगे इसको, साइन माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x, क्या होता है वैसा, माइनस है साइन x। दो बार करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर x। तो इस पे भी माइनस का फर्क नहीं पड़ा। तो जिन पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता तो क्या बोलते हैं हम, इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं इनको, इवन फंक्शन बोलते हैं,
ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। और हैं कुछ ऐसे के जो नहीं तो इवन होते नहीं ओड, उसका एग्जांपल हम जब क्वेश्चन आएंगे तब उसका एग्जांपल हम दे देंगे। नहीं इवन है, नाइदर इवन और ओड। हो गया भाई। अब नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट है इसमें आइडेंटिटी फंक्शन। ध्यान रखना भाई, आइडेंटिटी नाम से है आइडेंटिटी फंक्शन। इनके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके डोमेन और रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन, दी आइडेंटिटी फंक्शन is fx, identity function fx is defined by f from R से R such that fx is equal to x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने x था यहाँ पे, x या मतलब एक वैल्यू दी तो एक आएगा, दो वैल्यू दी दो आएगा, तीन वैल्यू दी तीन, चार वैल्यू, मतलब जो वैल्यू दी उसने वही वैल्यू को लौटा दी। जैसे मैं यहाँ पे पुट करूँ x की जगह पुट करूँ 1 तो यहाँ पे 1 ही होगा, x की जगह पुट करूँ 2 तो यहाँ क्या आएगा 2, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 1000 इज इक्वल टू 1000, मतलब 1000 की 1000, एक की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5। ठीक है, तो इसका डोमेन तो हो गया R, कोडोमेन क्या हो गया R। इसको रेंज भी बोल सकते, रेंज भी क्या हो गया R, जो वैल्यू दी इसने वही वैल्यू लौटा दी, इसने जो वैल्यू दी इसने वही वैल्यू लौटा दी। ये ग्राफ है, जैसे हम करेंगे ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 पे 1 देगा, 2 पे 2, ऐसे करेंगे ना, तो ग्राफ आएगा 45 डिग्री पे आएगा ये, और ये एक लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा ग्राफ, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जो वैल्यू दी वही वैल्यू इसने लौटा दिया। मैंने जो वैल्यू दी, इसको 1 दिया तो 1, 2 दिया तो 2, 3 दिया 3, तो ये पहले वाला होता है डोमेन, ये क्या होता है इसका रेंज। रेंज कह लो या कोडोमेन, तो कोडोमेन भी इसका R है, डोमेन भी R है, और रेंज भी क्या है इसकी R है। हो गया भाई। तो स्ट्रेट लाइन है और 45 डिग्री के एंगल पे क्या होती है, इंक्लाइंड होती है 45 डिग्री, ये एंगल क्या होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन होगा फर्स्ट। सेकंड के बाद बात करते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड है हमारा द कांस्टेंट फंक्शन। द कांस्टेंट फंक्शन f फ्रॉम R से R, R से क्या होता है भाई R, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू c, वैसे कहाँ से बिलोंग करेगा R से, मतलब fx की जगह 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4, मान लो ये मनी रख दिया। फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू 5, fx इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं fx इज इक्वल टू 5, ये मान लो यहाँ से 5 है, ठीक है, यहाँ पे 4 ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -4। अब इस साइड x आया नहीं, 0 रखोगे तभी वैल्यू क्या आएगी 5, 0 पे वैल्यू क्या आएगी 5, 1 रखोगे तभी वैल्यू क्या आएगी 5, 2 रखोगे तभी वैल्यू क्या आएगी 5, 3 रखोगे तभी वैल्यू क्या आएगी 5, 4 रखोगे तभी वैल्यू क्या आएगी 5, 6 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी 5, तो सब पे वैल्यू क्या आएगी 5। तो ये इस तरह ये किसका ग्राफ हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का। क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट फंक्शन जिसमें x ना हो, इस साइड राइट हैंड साइड x ना हो। 1 रखूंगा तभी 5, रखो कहाँ पे, यहाँ पे रख ही नहीं सकता। 2 रखूंगा तो 5, 3 रखूंगा तो 5, 6 रखूंगा, कुछ भी रखो तो इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन अगर आप 2 तरह का हो सकता है, अगर ये c 0 से बड़ा हुआ, x इक्वल टू 2 है या -2 है, अगर c लेस देन 0 हुआ, ठीक है, तो मान लो ये वो पॉइंट है जो c है और ये वो जो पॉइंट है -c है। अगर ये c नीचे हुआ तो ये हुआ तो ये ग्राफ आएगा इसका कांस्टेंट फंक्शन का, और ये वर्क क्या आएगा, ये ग्राफ। मतलब देखो ये चेंज नहीं हो रहा, वेरी नहीं कर रहा, ये चल रहा है स्ट्रेट लाइन। तो कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होता है। क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस, इसका क्या होता है हमेशा ग्राफ होता है कांस्टेंट फंक्शन। इसके कहूँगा 1000 पे वैल्यू c, 2000 पे c, 5000 पे c, 6000 पे c, 8000 पे c, 1 करोड़ पे c। जो वैल्यू x पे डिपेंड ना करे, मतलब जिसमें x ना हो, तो क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट फंक्शन। अब बात है इसका
डोमेन क्या होगा आर, डोमेन क्या होगा इसका आर, और कोडोमेन भी क्या होगा आर। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इस साइड क्या आएगा, हमेशा इस साइड से कुछ भी आए, मान लो सी है और भी है यहाँ पे, 1 की इमेज भी सी, 2 की इमेज भी सी, 3 की इमेज भी सी, 4 की, सब की इमेज क्या है, सी है। ये फंक्शन है, फंक्शन क्यों है, इस सारे एलिमेंट की इमेज है। हाँ, एक एलिमेंट की दो नहीं होनी चाहिए, एक की तो थोड़ी है, सारों की एक है, वो चलेगा। तो इसकी इमेज, इसकी जो रेंज आएगी वो केवल क्या आएगी, सी। अगर यहाँ पे 2 है तो इसकी रेंज 2 आएगी, 3 है तो इसकी रेंज क्या आएगी, 3, और जो कोडोमेन है वो पूरा क्या आएगा, आर आएगा। हो गया भाई, ठीक है। तो डोमेन होगा आर और रेंज क्या होगी इसकी, सी। सी मतलब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट करते हैं हम लीनियर फंक्शन। लीनियर देखो नाम से है, लीनियर फंक्शन। थर्ड, लीनियर फंक्शन। लीनियर क्या होता है, लीनियर जिसकी डिग्री एक हो, जिसकी डिग्री एक हो। ए फंक्शन इज सेड टू बी लीनियर, ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर से आर, ये जो ये तो बताना पड़ता है, इज सेड टू बी लीनियर इफ it is of the form fx is equal to ax plus b, ax plus b, ax plus b where a is not equal to 0। क्यों भाई a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर a 0 हो गया तो फंक्शन क्या बनेगा, b। और कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, जिसमें लिख दिया fx is equal to 2x plus 3। तो एक डिग्री का है, जो एक डिग्री का होता है वो क्या होता है हमारे पास, लीनियर फंक्शन होता है। क्या होता है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या पता है यहाँ पे 0 भी हो सकता है भाई, b की जगह 0 भी हो सकता है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, लीनियर फंक्शन होते हैं, x प्लस बी टाइप। जैसे हमने कहा था ना कि 2 डिग्री की स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, bx स्क्वायर प्लस c प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसी दो एक डिग्री क्या होती है, ax प्लस b, ax प्लस b। एक वेरिएबल में दो वेरिएबल भी होती है, x प्लस b y प्लस c, वेरिएबल है यहाँ पे x और y, पर एक वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x प्लस b। तो ये हमारे पास क्या होती है भाई, लीनियर फंक्शन। तो इसका ग्राफ देखोगे आप, तो इसमें डोमेन आएगा आर और रेंज क्या आएगी, रेंज भी क्या आएगी, आर ही आएगी, तो स्पेशल आएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, आप कर लेना इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास बी है, ठीक है, और ये है ग्राफ, ये इसका ग्राफ कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ कैसे करोगे, एक्स की जगह एक रखोगे, फिर बी की वैल्यू आ जाएगा ऐसे ना करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, नेक्स्ट फोर्थ क्या है, द एब्सोल्यूट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट फंक्शन, इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन इसको ऐसे दिखाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, आर से आर। इस प्लेस दिखाते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन तो इसको लिखेंगे कैसे हम, मोड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ एक्स इज लेस देन 0 इज इक्वल टू माइनस। इसका मतलब क्या समझो आप, इसकी मतलब डेफिनेशन क्या है, ये x कहाँ पे 0 हो रहा है, 0 पे, x कहाँ पे 0 हो रहा है, ये देख लो ये 0 कहाँ पे होता है, उसका मॉडुलस निकालना है। तो देखो जब 0 से, मोड का मतलब होता है जो भी वैल्यू नेगेटिव होती है उसको क्या करता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर से माइनस कर दो से प्लस, हमेशा वैल्यू क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव। कैसे आती है देखो, मान लो x की जगह 5 रख दिया हमने, x की जगह रख दिया 5, तो हमने 5 का क्या मोड बताना, 5 का मोड क्या आएगा, 5 आएगा। पर इन दोनों में से किस में रखें, x की जगह 5 रखा है, 5 कौन सी कैटेगरी में आता है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो x की सीधी क्या रखते हैं यहाँ पे 5। अगर x की जगह में -5 रखता, x की जगह रखता मैं -5, तो उसका आंसर क्या आता, 5 आता है, उसका आंसर क्या आता, 5। पर रखूंगा किसमें, x की जगह -5 रखूंगा तो x 0 से कम, 0 से कम ही तो होता है, -5 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे -5 का मोड इस डेफिनेशन के हिसाब से, एक माइनस तो पहले हम लगाएंगे इस डेफिनेशन, और -5 का निकालना है, क्या निकालना है, -5। भाई ये तो माइनस हो गया, और x की क्या रखना, माइनस, माइनस क्या होगा, प्लस। तो मोड हमेशा क्या वैल्यू आती है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव देंगे 0 से बड़ा या 0, तो यहाँ पे
जीरो छोटी वैल्यू यहाँ पे, तो माइनस माइनस डबल क्या हो जाएगा प्लस। तो मॉडुलस का क्या काम है, मॉडुलस को आप प्लस की वैल्यू दे दो चाहे माइनस की दे दो, प्लस की दे दो चाहे माइनस की, उसके हमेशा आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा, आंसर क्या आएगा हमेशा प्लस। जैसे मैं कहूँ ये बताओ मॉडुलस ऑफ -250, तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा 250। मैं कहूँ 250 का मॉडुलस तो क्या आ जाएगा 250। तो मॉडुलस हमेशा प्लस की रकम को प्लस ही नहीं देता है, माइनस की जो नंबर होता है उसको क्या कर देता है, प्लस का कर देता है। अब बात आई क्या, देखो आपने कुछ भी वैल्यू दी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमेशा आंसर क्या है प्लस का आया। तो मतलब रेंज तो क्या है पॉजिटिव, रेंज तो क्या है भाई, रेंज क्या है जो वैल्यू आती है, और डोमेन का जो वैल्यू देते हैं, तो डोमेन तो होगा इसका आर, डोमेन क्या होगा इसका वैल्यू तो कुछ भी दो, पर निकल के क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। क्या निकल के आएगा हमेशा पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स। क्या बोलते हैं, ऑल नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं आती। क्या आपका जीरो, जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है नहीं नेगेटिव, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि जीरो का मोड क्या आएगा भाई, जीरो का मोड तो क्या आएगा जीरो ही आएगा। हाँ तो जीरो को नहीं पॉजिटिव, तो जीरो से शुरू होगा जीरो, तो रेंज पॉजिटिव आएगी हमेशा, या जीरो है जीरो से बड़ी, और डोमेन कुछ भी, तो ग्राफ कैसा होगा ऐसे। वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, एक का मोड आएगा एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, माइनस एक का एक, माइनस दो का दो, माइनस तीन का तीन, तो इसका ग्राफ आएगा ऐसे। ये तो होगा मेरा x, ये क्या होगा मेरा -x, और टोटल ग्राफ किसका है, ये मॉडुलस ऑफ x का, इसका ये मोड x का, इसका ग्राफ है ये मोड x। ठीक है, तो इसकी ये डोमेन, इसका रेंज, और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन तो पीछे वाला, कोडोमेन क्या होगा पूरा r आएगा, तो r पर उसमें कनेक्ट कौन कौन से, जैसे मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ, ये -1 -2 है ना, -2 यहाँ पे आएगा, -3 ऐसा चलता रहेगा, -0.5 कुछ भी आपका मन करे, क्योंकि ये r से r है, 0 1 2 3 3.5 ऐसे कुछ भी। तो -3 का मोड क्या आएगा 3, 2 का मोड क्या आएगा 2, -1 का 1, 0.5 का 0.5, प्लस कर देंगे सारे, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, ये। तो इस साइड हमेशा कैसी चीजें आएंगी पॉजिटिव, हाँ वैसे नेगेटिव में यहाँ पे पॉजिटिव पर कनेक्ट कौन सी होगी, तो उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज तो होगा इसका पॉजिटिव नंबर, और कोडोमेन इसका कुछ भी हो सकता है, मतलब आर होगा इसका क्या कोडोमेन। अब दो फंक्शन और बच गए हमारे पास, ध्यान से देखना क्या होता है इसका मतलब, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत यूज होता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीएफ फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं GIF। तो इसकी ये नोटेशन होती है, इसी का भी निकालना हुआ अंदर, और ये कैपिटल ब्रैकेट हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इसको इसका मतलब क्या मतलब होता है इसका, द ग्रेटेस्ट इंटीजर, नाम से है ग्रेटेस्ट इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, नॉट ग्रेटर देन x, सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए पर x से बड़ा नहीं होना। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, मैं आप लिख देता हूँ z और i, क्या होते हैं इंटीजर्स, प्लस के भी सारे माइनस के भी सारे, अपोन में नहीं होते इंटीजर, ठीक है, 4 5 -1 -2 ये सारे माइनस के प्लस के अपोन में नहीं होते, ठीक है भाई। ये इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए पर x से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मेरे इसकी वैल्यू में इंटीजर निकल गया, इसका नाम है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये बताओ 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3.9 का, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा 3, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा 3.9, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 2। तो दो पॉसिबिलिटी है 3.9 का, या तो 3 आएगा या 4 आएगा। सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए, सबसे बड़ा इंटीजर जो 3.9 से बड़ा ना हो, 3.9 से बड़ा ना हो, सबसे बड़ा इंटीजर जो 3.9 से बड़ा ना हो। तो सबसे बड़ा इंटीजर जो 3.9 से बड़ा ना हो, तो अगर मैं 4 कहूं तो 3.9 से क्या होगा बड़ा, 5 कहूं तो बड़ा होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि और बीच में इंटीजर आते नहीं। तो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 3, ये सबसे बड़ा इंटीजर है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच नॉट ग्रेटर देन 3.9, 3.9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या आ गया 3। ये बताना भाई
2, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा 3, 3.2 यहाँ से का आएगा। सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे बड़ा ना होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा फिर 3 आएगा। और तो सारे क्या है इससे बड़े हैं और सबसे बड़ा होना चाहिए 2 लेने, क्योंकि इससे बड़ा 3 हो गया। फिर क्या होगा, जैसे मान लो ये है -1.278 ऐसे कुछ है, तो ये कहाँ से आएगा, ये 1 और 2 के बीच में आएगा ये 1.2। तो ये तो दो आंसर आएगा, एक दो आ नहीं सकता क्योंकि सबसे बड़ा इंटीजर पर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा 1। तो हमेशा क्या देखा आपने, हमने कुछ भी वैल्यू दी तो ये आप अच्छा 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। और सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे बड़ा ना हो तो 3 ही है, और तो सारे से क्या है बड़े हैं, ठीक है। इंटीजर का इंटीजर आपने जो भी वैल्यू दी हमेशा यहाँ पे आंसर क्या है, इंटीजर आए, यहाँ पे क्या है इंटीजर। इसका मतलब इसकी रेंज तो है इंटीजर, इसकी रेंज क्या है इंटीजर। जो भी वैल्यू दोगे आप, या तो माइनस की आएगी प्लस की आएगी, अपोन में नहीं आएगी, अपोन में नहीं आएगी। तो इसको हम करते हैं बाय डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है ये तो समझाया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या, फिर इसका हम समझेंगे ग्राफ, बहुत ही आसान ग्राफ है इसका। तो इसको मैं लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ इसका फंक्शन बनाएंगे, इसको हम टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है। जब मेरी x की वैल्यू यहाँ पे ऐसी सर्च चलता है क्या, जब मैंने x की वैल्यू ध्यान से देखना, ये है मेरा 0, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, ये है मेरा 0, ये है मेरा -1, ये है मेरा 1। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी या 0 से छोटी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें से क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें से क्या आएगा, कुछ भी ले लो माइनस, जैसे मान ले लिया -0.5 यहाँ आएगा। तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा 0, तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर -1 आएगा, -1। देखो 0 बराबर नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब x 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 शामिल किया 1 नहीं किया, 0 शामिल किया है हमने, 1 शामिल नहीं किया, 1 शामिल नहीं किया, 1 पे और 0 या 0 से बड़ा पर 1 से छोटा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, इसका आंसर क्या आएगा 0 ऐसे, ठीक है। x 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इसका आंसर आएगा 1। x 2 या 2 से बड़ा या 3 से छोटा, इसका आंसर आएगा क्या जाएगा ये, ठीक है भाई। अब इसका बनाएंगे ग्राफ, क्या बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ बहुत ही अच्छा है इसका, ग्राफ के नाम पे इसका एक फंक्शन, इसका एक नाम और पढ़ा हुआ, हम आपको इसको बताएंगे, इसका नाम दूसरा क्या पढ़ा है। देखो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होगा 0, ये होगा मेरा 1, ये होगा मेरा 2, ये होगा मेरा 3, ये होगा मेरा 4, ये होगा 5, ये होगा -1, -2, -3, -4, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे y डैश, यहाँ लिखेंगे x डैश, और यहाँ क्या लिख देंगे भाई x, ठीक है। अब देखो जब मेरी x की वैल्यू -1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है -1 क्या है भाई, अच्छा -1, -2, -3, -4 क्या है -1 पे क्या है भाई ये -1 हो गई, ठीक है -1। आगे हम चलते गए यहाँ तक 0 पे नहीं, तो इसकी वैल्यू हमें से क्या आती गई -1, इसकी वैल्यू हमें से क्या आती गई -1। 0 पे नहीं, तो 0 पे आप देखो जहाँ पे नहीं होता ना वहाँ पे ऐसे ब्लैंक कर देते हैं, जहाँ पे होता है ऐसे डार्क, ये -1 साथ मिलता है, यहाँ पे डार्क करके ब्लैंक कर दिया हमने, ठीक है भाई। जब x की वैल्यू 0 1 तक है, 1 नहीं है शामिल, ये शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हमें से क्या है 0, तो 0 पे आ गया 0, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर क्या आएगा 0 का 0 से थोड़ा बड़ा ले लिया, 0.1 का भी 0, 0.2 का भी, 1 का नहीं 1 का भी 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, तो 1 पे क्या आंसर इसका 1 पे क्या आंसर इसका 1, इसके बीच में सब पे क्या चलता जाएगा 1, पर 2 पे इसका आंसर हो जाएगा 2, तो 2 पे बचा जाएगा, 2 शामिल नहीं किया हमने। अब आ जाओ 2 पे, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 पे कितनी इसकी वैल्यू, 2 पे वैल्यू कितनी है 2, 2 पे वैल्यू कितनी होगी 2, ऐसे चलता जाएगा ये यहाँ पर, 3 पे वैल्यू आगे हो जाएगी, 3 पे वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आया था है ना, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा ऐसे। अब देखो आप कुछ ऐसे दिख रहा है, क्या है सीढ़ियाँ हैं, क्या है ये सीढ़ियाँ, तो इसको बोलते हैं कई बार क्या स्टेप फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको स्टेप फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको स्टेप मतलब सीढ़ियाँ, दिख रहा है ऊपर चल रहा है ऐसे, ये क्या मतलब ये चीज शामिल नहीं है इसमें, क्या शामिल नहीं है -1 से 0,
-1 से 0, -1 से 0 शामिल नहीं है क्योंकि 0 पे देखो इक्वल नहीं है, जहाँ पे इक्वल होता है वो इंक्लूड होता है, ये एक्सक्लूड है, ठीक है। तो ये सीढ़ियाँ हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैक फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, स्टैक फंक्शन या GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात आई डोमेन, इसको वैल्यू क्या देंगे हम, वैल्यू कुछ भी दो, जो वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। आर है, कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर। कोडोमेन भी क्या है, आर है, कोडोमेन क्या है इसका, आर है। मेन बात है रेंज क्या है इसकी, कि वैल्यू क्या निकल के आती है सारी, वैल्यू क्या निकल के आती है सारी इंटीजर, तो इसको बोलते हैं जेड और आई मतलब इंटीजर्स। इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर आए, चाहे 1 आओ, चाहे 2 आओ, चाहे 3 आओ, चाहे -3, -4, -1000, -5। तो इस जो वैल्यू आती है निकल के उसको बोलते हैं रेंज, और जिसमें से आती है उसको बोलते हैं, जो इस साइड होता है वो कोडोमेन और जिस साइड होता है वो डोमेन। वैल्यू कुछ भी दो, मैं कहूँ देखो, मैं कहूँ आप मेरे को बताओ 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, क्या बताओ 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन बच्चा बताएगा, बताओ शाबाश। अब आप सस्पेंस में पड़ गए जी, 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें तो नहीं आता 5/2, अरे पॉइंट में चेंज कर लो भाई इसको, 5/2 होता है क्या है 2.5, क्या होता है 2.5, और 2.5 2 और 3 के बीच में है, तो सबसे बड़ा इंटीजर इससे बड़ा ना हो तो क्या आएगा इसका आंसर। मुझे रूट में बताओ आप, √5 ले लिया, इसका बताना भाई √5 हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, पर हमें ये जरूर पता है कि इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में, 2 का 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 9 का क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट होता है, और ये 16 9 का होता है 3, तो ये 9 से तो छोटा है और 5 से क्या बड़ा है, 2 और 3 के बीच में हो गया, इसका होगा 2.25 के लगभग, बस पॉइंट पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज करता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग कैसे ही देखो, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, अब आप सारे बताओगे -1, क्या बताओगे आप सारे -1, जो बिल्कुल ही आपका गलत है। क्यों गलत है, अगर ऐसे कहता मैं -1 ये 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसका आता 1, सबसे बड़ा इंटीजर ये 1 और 2 के बीच में आता है, इससे बड़ा ना हो ये बात है। पर दिक्कत क्या है माइनस में समझो आप कैसे, देखो मैं यहाँ पे 0, यहाँ -1, यहाँ पे -2, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है -1.5 है, ये कितने -1.5। अब ध्यान से, सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे बड़ा ना हो, तो इससे बड़ा -1 है ही, इससे बड़ा कौन सा नहीं है, इस साइड से जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा -2, क्या आएगा -2, माइनस में, क्योंकि जितना जो माइनस का होता है उससे क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में हमने अच्छे से इसको क्या कर दिया भाई एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब हमारे पास 2 या 3 टाइप के फंक्शन और बच गए, उनके बारे में और देख लेते हैं। सबसे नेक्स्ट हमारा अभी फ्रैक्शनल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आ गए, 2-3 हैं जो ये बहुत यूज होते हैं IIT JEE में फ्रैक्शनल पार्ट। कई और डेफिनेशन ये समझ नहीं आती कि ये सिंबल किसका है, ऐसी ब्रैकेट ऐसे नहीं लगाती है, इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है भाई, ये ब्रैकेट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो अभी बताया था, ये अपने पास ऐसे ही है। ये है जो फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या है भाई फ्रैक्शनल पार्ट, क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट अभी बताएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन ये यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते हैं एक एलिमेंट के, क्या लगाते हैं एक एलिमेंट के करली ब्रैकेट, क्या लगाते हैं भाई करली ब्रैकेट। तो इसे फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, आर से आर, सच दैट, इसकी डेफिनेशन ये होती है सच दैट f(x) = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। मुझे क्या कर दिया, इसकी डेफिनेशन है जैसे मतलब जो भी फंक्शन है ना उसमें उसका इंटीजर निकाल दो, सबसे बड़ा इंटीजर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। 0 भी आ सकती है पर 1 कभी भी नहीं आ सकती, इसकी वैल्यू 0 या 1 के बीच में आती है, 0 भी आ सकती है पर 1 कभी नहीं आ सकती, ठीक है। कैसे देखो, मैं कहूँ फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, इसको डिनोटेड बाय, और इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करने का क्या है तरीका है, x माइनस हो गया भाई, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, इसको डेफिनेशन है, मान लो मेरे को 5/2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, क्या निकालना फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, फ्रैक्शन कितना है इसमें, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, पहले लिखो सारा फंक्शन, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर क्या लिखो इसको ग्रेटेस्ट 5/2 से 5/2 का ये क्या होता है 2.5, ये क्या होता है 2, तो ये ढाई में से 2 गया, क्या बच गया 1/2, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 1/2।
अब आप ये बताओ जी 5 है, 5 इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालो। इसमें तो फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं क्योंकि पूरा नंबर है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा। करके देख लो डेफिनेशन से। x के देखो 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 कितना होता है 5, तो 5 में 5 कितना बचता है 0। तो इसकी वैल्यू कुछ भी, क्योंकि फ्रैक्शन है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में हमेशा क्या होता है फ्रैक्शन, तो 1 भी शामिल नहीं होता, ठीक है, 1 शामिल नहीं है और 0 शामिल है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में, 0 भी हो सकता है, 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है, पर 1 नहीं हो सकता, एक तो पूरा पार्ट होगा, होल होगा एक तो, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन ये होती है f(x) इज इक्वल टू x माइनस मोड x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इसमें डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन, डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यू देती है, डोमेन का मतलब पहला वाला कुछ भी दो, ये कोडोमेन, पर आती क्या वैल्यू है, रेंज बोलते हैं उसको, जो वैल्यू आती है वो क्या होती है रेंज। तो रेंज आएगी वो 0 और 1, मतलब 0 भी शामिल है, 1 शामिल नहीं है, 1 की साइड ओपन 0 की साइड क्लोज, क्योंकि 0 शामिल है 1 शामिल इंक्लूड नहीं है, 1 नहीं आ सकता, 0 या 0 के बीच में कुछ भी, इसके बीच में कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर इनके 0 और 1 के बीच में, ठीक है, रियल नंबर। तो इसका हमारे पास एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा, इसका बना के देख लेना आप, ठीक है भाई, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे, ये 1 है, ये 1, ठीक है, फिर ये 2 है, ऐसे इसके बीच में हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 3 है ऐसे, तो ये इसके हमारे पास ये इसके हमारे ग्राफ ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो ये किसके ग्राफ है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट्स के ग्राफ है। फ्रैक्शनल इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 से और 1 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा आती है, नहीं माइनस में आती है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है भाई, हो गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास द सिग्नम फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिग्नम, ये 12th में बहुत काम आएंगे, तो इससे पहले अच्छा है कि अभी आप अभी कर लो इसको, सिग्नम फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं SGN ऑफ x, सिग्नम, सिग्नम का हम निकाल लिया क्या, SGN ऑफ x, ठीक है भाई। तो इसको हम डिनोट करते हैं, वही कहाँ से कहाँ तक होता है, ये R से R, सच दैट, ये उसकी डेफिनेशन है, f(x) इक्वल टू 3 टाइप के होता है, जब x 0 से बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1, कुछ भी हो, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, कुछ भी हो, 0 वैल्यू होती है 0, और x जब 0 से छोटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है -1, 3 ही वैल्यू लेता है ये, 0 से जो भी बड़ी वैल्यू है, चाहे 0.1 हो, 0.2, 0.3, 1000 करोड़ लाख कुछ भी हो, उसकी वैल्यू आंसर क्या आएगा हमेशा 1, 0 का आंसर 0, माइनस, जैसे मैं कहूँ f(5) बताओ 0, f(6) ना 1, f(5) इसमें आएगा 1, f(6) 1, f(5000) तो ये 0 से बड़ा है 1, f(1.2) ये क्या आएगा 1, तो जो भी 0 से बड़ी है उसमें क्या आता है 1, 0 पे वैल्यू 0, f(0) इक्वल टू, इसका मतलब है f(0) इक्वल टू 0, 0 पे वैल्यू 0, 0 छोटा, चाहे माइनस का 0.5 ले लिया तो -1, -1 पे -1, -3 पे -1, 0 छोटे पे -1, तो इसमें 3 ही वैल्यू आती है, ये तो इसकी रेंज, तो कैसे, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 1, ये होगा -1। जब मेरा फंक्शन 0 से बड़ा है, 0 पे 0 है, 0 पे क्या है 0, 0 से बड़ा है जब मेरा फंक्शन, क्या है मेरा फंक्शन 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू है 0 ये, और 0 से बड़ा है तो इसका आंसर हमें क्या आएगा 1 आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ तक, ये कांस्टेंट बन जाएगा, और 0 छोटा होता क्या आ जाएगा -1, तो इसमें 3 वैल्यू आई, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज क्या हो जाएगी हमारी, ये रेंज ऑफ f, 3 वैल्यू आई इसमें -1 0, ऐसे लिखेंगे इसको, क्यों लिखेंगे, जब वो तो हमने ब्रैकेट लिखा था ऐसे, उसमें पिछले में 0 से 1 ऐसे लिखा था ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसमें कितने, यह है ब्रैकेट, इसको बोलते हैं इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, और ये एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है बस, इसलिए हमने इसको क्या लिया, कर लिया, ये है सेट, और वो है अपने पास इंटरवल, ठीक है। रेंज हो गया, और डोमेन, डोमेन तो वही क्या हो गया R, और कोडोमेन क्या हो गया R। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस थे, इसको हमने नोट किया। एक नेक्स्ट है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे इसका ग्राफ बनाना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे करके, ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने आज पूरा फंक्शन का क्या पढ़ा है बेसिक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इफ एनी डाउट
and please comment on comment section. Thanks.